वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट का फर्स्ट चैप्टर, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हम विशेषताएं पढ़ने वाले हैं इसमें। यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, संविधान का दर्शन, प्रस्तावना और मूल विशेषताएं। तो इसमें हमें संविधान का दर्शन और प्रस्तावना के मूल विशेषताएं पढ़नी है। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। कई तत्व विश्व से उधार लिए गए हैं, कई ऐसे तत्व जो अन्य देशों से अलग बनाते हैं संविधान को। तो हमारा संविधान को पता है विश्व के अलग अलग कंट्रीज से लिया गया, उसमें से कुछ जो चीज़ें सबसे बेटर और बेस्ट थी ना, वो हमने अपने संविधान में ऐड की हैं। तो वो इसको एक अलग बनाते हैं और बिल्कुल नया बनाते हैं। हमने उनको एज इट इज़ नहीं लिया, उसमें हमने चेंजेस भी किए हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अपने अपनाए गए 1949 संविधान में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और जो हमने अपनाया उसमें समय समय के हिसाब से परिवर्तन भी होते गए हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और केशवानंद भारती मामला है 1973 में, उसने संविधान को बदलने के लिए कुछ अधिकार दिए थे। मूल ढांचे को छोड़कर बाकी सारे उसमें जो संविधान में प्रावधान है उनको वो चेंज कर सकती है संसद हमारी। तो संविधान की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है सबसे लंबा और लिखित संविधान है। तो संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित और अलिखित। तो लिखित कौन सा? अमेरिका का लिखित है। और अलिखित ब्रिटेन का एक एग्जाम्पल है कि ब्रिटेन का वो जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अलिखित है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब मेन मेन चीज़ें लिखी हुई हैं, वैसे अलिखित है वो। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22वां भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। जब 1949 में हमने अपने संविधान को अपनाया था, तब हमारे में संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। और अब इसमें 470 अनुसूचियाँ हो गई हैं और 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है। तो विस्तृत इसको इतना बड़ा बनाने के पीछे का कारण क्या है? ये विश्व का सबसे लंबा और बड़ा तो संविधान हो गया, पर क्यों है? तो इसके पीछे चार फैक्टर हैं। एक भौगोलिक कारण, ऐतिहासिक कारण, और है कि कुछ जो राज्यों का अलग संविधान भी, जैसे जम्मू कश्मीर का था बट वो चेंज हो गया है। और जो संविधान में हमें जो चीज़ों को छोड़ देना चाहिए था हमने वो भी ऐड किए हैं। तो भौगोलिक कारण क्या? एक तो इतना बड़ा विस्तृत और विविधता है, इतनी बड़ी आबादी है हमारे उसकी, और इतनी विविधता है हमारे भारत में, उसके चक्कर में जो संविधान इतना बड़ा हो गया। ऐतिहासिक कारण है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था ना, वो इतना बड़ा था, तो उसके प्रावधान इसमें बहुत सारे ऐड किए गए हैं, 85% ऐड किया गया है। और कुछ राज्यों का अपना संविधान भी था, जम्मू कश्मीर का, जो कि चेंज हो गया है। और संविधान सभा में कानून विशेषता का प्रभुत्व, मतलब संविधान में जो जो चीज़ों को ऐड नहीं करते हैं ना और लोग छोड़ देते हैं, लोकतांत्रिक जो और मामलों को छोड़ देते हैं, वो मामले भी हमारे संविधान में ऐड किए गए हैं। तो सेकंड क्या है? विभिन्न स्रोतों से विहित, मतलब अलग अलग स्रोतों से इसको लिया गया है। कई देशों से उपबंध शामिल व भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंध से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गर्व से कहा है कि भारत का संविधान निर्माण विश्व के संविधानों को छानने के बाद बना है। हमने उधार नहीं लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपना संविधान ना उधार लिया है, जो ये ना उधार का थैला है, हमारे संविधान को ऐसा बोलता है, बट हमने उधार नहीं लिया है ये। इसको हम बोल सकते हैं पुष्पगुच्छ। उसमें इसका मतलब है कि हम पूरे जो विश्व है ना, उसके अच्छे अच्छे जो गुण थे, अच्छे अच्छे संविधान के जो प्रावधान थे, वो हमने अपने संविधान में ऐड किए हैं। तो हमारा एक अद्वितीय संविधान बनता है जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, अफ्रीका इत्यादि देशों से लिए गए हैं। और जो मेन था वो 1935 के शासन अधिनियम से लिया गया था, और बाकी अलग कंट्रीज से लिया गया था। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव तो भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम का ही है। उसी में सबसे ज़्यादा हमने जो अपने ऐड किए थे। थर्ड है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वयन, मतलब कि कठोर और लचीला, हमारा संविधान दोनों है। पहला था सबसे लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा है विभिन्न स्रोतों से विहित है। और तीसरा है नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, मतलब कठोर और लचीला का समन्वय है हमारा संविधान में। जैसे कि संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से वर्गीकृत किया गया है। कठोर संविधान के लिए विशेष प्रक्रिया, जैसे कि अमेरिका कठोर भी है। कुछ कुछ जो प्रावधान में वो पता है, कुछ कुछ जो हमारे में ऐसे अनुच्छेद हैं उनको चेंज करने के लिए हमें बहुत इतनी आसानी से नहीं हो सकता, बहुत बड़ा वो बहुत बड़ा प्रोसेस है उसका चेंज करने के लिए, अमेरिका के जैसे।
और कुछ-कुछ संविधान के प्रावधान इतने लचीले हैं कि उनको ब्रिटेन के संविधान के जैसे यूँ ही चेंज किया जा सकता है, जस्ट सिंपल से बहुमत से। बट कुछ-कुछ को हम बहुत विशेष बहुमत से पारित करते हैं। तो वही है, कुछ प्रावधानों को हम विशेष बहुमत से पारित करते हैं और कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से हम पारित कर सकते हैं। 4th है एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है पर एकात्मक भी है, क्योंकि हमारा वो है, संघीय ढांचा है, हमने संघीय व्यवस्था अपनाई है। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। संघ के लक्षण है इसमें, 2 सरकार की शक्तियाँ हैं, शक्तियों का विभाजन है इसमें, लिखित संविधान है, मतलब संघ के लक्षण है। एक संघ बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए? संविधान की शक्तियों का विभाजन। संघ है तो द्विसदनीयता होनी चाहिए, मतलब कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। और एकात्मक के लक्षण है, जैसे कि एकल सशक्त केंद्र बनाया हमने, थोड़ी शक्तियाँ ज़्यादा दी हैं हमने केंद्र को। एकल संविधान है, और जो क्योंकि संघ संविधान में संविधान भी 2 होने चाहिए थे, स्टेट और उनके अलग में, राष्ट्र के और स्टेट के अलग, बट इसमें एक ही है हमारे में। एकल नागरिकता भी, उसमें नागरिकता भी 2 थी। हमारे में आपातकालीन प्रावधान भी है, तो ये जो है एकात्मक लक्षण है। तो संघीय शब्द का उपयोग नहीं, अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हम संघीय हैं, हमारे संविधान में लिखा है कि राज्यों का संघ के रूप में, राज्यों का संघ है, संघीय व्यवस्था नहीं है। तो हमारा जो संविधान है वो एकात्मक की और झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। हमने बहुत अलग से डिफरेंट बनाया अपने संविधान को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। इसलिए सब जो अलग-अलग वो थे बुद्धिजीवी, उन्होंने अलग-अलग डेफिनेशंस दी हैं इसके लिए। केसी वेयर ने जैसे कि अर्धसंघ कहा है, ग्रीनविल ऑस्टिन ने बोला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, सबने अपने-अपने मत दिए और अपने-अपने एक नाम दिया है इसको। 5वां है हमारा सरकार का संसदीय रूप। ये विशेषता बता रहे हैं संविधान की। सरकार का संसदीय रूप। ब्रिटेन का संसदीय तंत्र संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय संयोग के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन सिद्धांत पर आधारित है। हमारे सरकार ने संसदीय रूप अपनाया। हमारे जो उसमें है वो शक्तियाँ बटी हुई हैं, और ब्रिटेन में विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सहयोग के साथ है, और हमारे में शक्तियाँ बटी हुई हैं, हमारे में शक्तियाँ विभाजन है और उनके में सहयोग है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स के साथ मैंने बताया हर जगह अपने जो संविधान है उसको दूसरों से वो करते हुए, कंपेयर करते हुए। तो 6th पॉइंट है हमारा संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। न्यायिक सर्वोच्चता सबसे ऊपर है हमारा, न्यायिक सर्वोच्चता। और दूसरा है हमारा एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एक तो हमारे संविधान में संविधान और न्यायपालिका के बीच में समन्वय बिठाया गया है, मतलब कि जब अगर कुछ प्रावधान जो है संविधान में बदलने हैं संसद को, तो वो चेंज कर सकती है उसमें। बट अगर वो सही नहीं लगते हैं तो जो न्यायपालिका है वो उसको वापस से उसको मतलब ख़त्म कर सकती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो न्यायपालिका है वो तो संविधान के ऊपर चलती है, जो संविधान में लिखा है, और संसद क्या है, वो संविधान को चेंज कर सकती है। तो इसका मतलब वो न्यायपालिका की शक्तियों का वो कर रही है ना, तो संसद जो संविधान में जो लिखा है ना उसको वो चेंज कर सकती है। बट अगर न्यायपालिका को वो सही ना लगे कि ये जो मूल ढांचे का जो है उल्लंघन हो रहा है, तो वो उसको वो भी घोषित कर सकती है। विभाजन और संतुलन बनाया हुआ है संसद और न्यायपालिका के बीच में हमारे संविधान में, और है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। आपको पता है वैसे तो हमने जो है ना संघीय व्यवस्था अपनाई है, इसमें जो शक्तियों का विभाजन होता है, पर हमने न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन नहीं किया है। हमारी जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। हम स्टेट के मुद्दों को भी अब उसमें सर्वोच्च न्यायालय हाई उसमें ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट के जो मुद्दे हैं उनको भी, क्योंकि हमारे हमारे उसमें एकीकृत न्यायपालिका है। और जो नीचे के जो वो होते हैं केसेस होती हैं उनकी फाइल जो है सुप्रीम कोर्ट भी मंगा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें स्टेट के मुद्दों के लिए स्टेट न्यायपालिका के पास जाना पड़ेगा, और जो वैसे मुद्दे हैं उनके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। हम किसी भी न्यायालय में अपनी अपील कर सकते हैं। हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है। और है मौलिक अधिकार। सबसे मेन तो मौलिक अधिकार है। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायपालिका के माध्यम से लागू किया जा सकता है। ठीक है, पर मौलिक अधिकार हमें कुछ दायरे के साथ आते हैं, कुछ सीमाएं भी हैं, हमें बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं है। बट मौलिक अधिकार हमारे संविधान की विशेषता है। न्याय के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान की विशेषता है। अम्बेडकर के अनुसार जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो भारत की अनूठी विशेषताएं हैं। ठीक है, इनका कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ाना है। और 10th हमारा पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान की विशेषता है। मूल संविधान में ये नहीं था, परंतु स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर ये लाया गया था,
क्योंकि अधिकार हमेशा कुछ कर्तव्य के साथ ही आते हैं। तो हमारा जो 11th पॉइंट है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये संविधान की विशेषता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, किसी भी धर्म को भारत के धर्म के रूप में स्थान नहीं मिला है, ठीक है। हमारी जो कंट्री है वो सेकुलरिज्म है। 12th पॉइंट है सार्वभौम मताधिकार। जो भी 18+ है वो सारे बिना जाति, लिंग, साक्षरता, संपदा इत्यादि के हैं, बिना भेदभाव के, इनमें से किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो 18+ है वो जो है मताधिकार कर सकता है, मतलब उसको मत देने का अधिकार है, वोटिंग करने के राइट्स हैं उसको, बिना किसी भेदभाव के। और 13 है एकल नागरिकता। यहाँ पर एकल नागरिकता ऐसा नहीं है आप यूपी के हैं तो आपको एक अलग नागरिकता मिलेगी, भारत वाले को अलग नागरिकता मिलेगी। एकल नागरिकता है, पूरे भारत में सबको भारत की नागरिकता हासिल है, किसी को यूपी दिल्ली की नागरिकता नहीं हासिल है। अमेरिका की देश की नागरिकता व राज्यों की नागरिकता अलग अलग है। अमेरिका में दोनों की नागरिकता अलग अलग है, परंतु भारत में जो एकल नागरिकता है, ठीक है। क्योंकि जो भारत में है ना, जाति वर्ग संघर्ष इन सबको कम करने के लिए ऐसा किया गया था, पर फिर भी इसके बावजूद भी ये काफ़ी ठीक नहीं है, मतलब कि कम नहीं हुए हैं। फिर है स्वतंत्र निकाय। हमारे पास कुछ स्वतंत्र निकाय भी है जिन पे किसी का भी वो नहीं है, किसी का भी वो नियंत्रण नहीं है किसी का भी उन पर। जैसे कि हो गई जो हमारे इलेक्शन करवाती है, इलेक्शन कमीशन हो गई और सीएजी हो गई, ये सब। आप चाहो तो इनको ना डीप में पढ़ सकते हो। आप मैंने लिख तो रखी हैं पॉइंट्स को, आप चाहो तो डीप में पढ़ सकते हो, पर पेपर में ऊपर ऊपर से लिखने के लिए जिसमें मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिए हैं जो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। आपातकालीन प्रावधान, ये हमारे संविधान की विशेषता है। आपको पता है 3 तरह के आपातकालीन प्रावधान है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्यों में आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप सो आपको ये जो भी मैंने आपको बताया ये समझ में आया होगा।